कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज मैं आपको बताऊंगी कि बी फार्मा के बाद आपको जॉब करने के लिए जाना चाहिए या फिर अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है, आपको ये फैसिलिटी मिल रही है कि आप हायर स्टडीज के साइड जा सकते हो, तो आपको हायर स्टडीज के साइड जाना चाहिए। तो दोनों में कितना डिफरेंस है, कितना फायदा किस फील्ड में जाके है, सारी चीजें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो वही चीज एम फार्म वर्सेस जॉब आफ्टर बी फार्म। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल डीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आती रहती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए ये जानना कि आपके लिए क्या बेहतर रहेगा, आपके फ्यूचर आपके भविष्य के लिए क्या बेहतर रहेगा, कहाँ पे आपकी ज्यादा सेविंग्स हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सामने एक चार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना पहचानना, फिर उसके बाद इसके ऊपर डिस्कस भी करेंगे एंड में। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पैरामीटर्स लिए हैं फार्म और बी फार्म को कंप्लीटली यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है कि बी फार्म करने के बाद आप किन किन सेक्टर्स में जा सकते हो और एम फार्म करने के बाद आप किन किन सेक्टर्स में जा सकते हो। किन किन सेक्टर्स में दोनों चीजें बिल्कुल कॉमन होती है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, तो यहाँ से आप आसानी से पहचान सकते हो कि हाँ भाई अब मैंने क्या करना है। ठीक है जी, चलिए। और अभी से आप अपना टारगेट बना लोगे, ऐसा नहीं कि बस बी फार्म करते ही जॉब लग जाएगी, अच्छा है, मजा आ जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी और लाइफ सेट हो जाएगी। नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि आपको पहले सोच के चलनी पड़ती है। ठीक है जी, चलिए। सो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। तो पैरामीटर्स की अगर बात करूँ तो बी फार्म और एम फार्म। ठीक है, हायर स्टडीज की अगर हम बात करें तो आप बी फार्म के बाद हायर स्टडीज जैसे कि आप जॉब कर रहे हैं साथ के साथ एम फार्म करना गलत है, वो चीज करते हैं स्टूडेंट्स लेकिन गलत है। आपको सीख नहीं पाएंगे, नॉलेज ले नहीं पाएंगे, तो वो चीज एक तरीके से मैं इलीगल भी मानती हूँ और वहां पे एज अ नॉलेज आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आप कुछ भी गेन नहीं कर पाओगे। तो बी फार्म के बाद आप हायर स्टडीज के लिए तो नहीं जा सकते हो, इसका आंसर तो मेरी तरफ से तो नो है। उसके अलावा एम फार्म जब आप कर रहे हो तो उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हो। साथ ही साथ कुछ ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ कंटिन्यू रिसर्च चलती रहती है। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से एम फार्म कर रहे हो, आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो वहीं से आपको डायरेक्टली पीएचडी के लिए ले जाया जाता है। वहां आपको फेलोशिप में मिलती है और साथ ही साथ आपकी पीएचडी भी कंप्लीट हो जाती है। और फेलोशिप भी मैं आपको बताऊंगी कि कितनी ज्यादा मिलती है पीएचडी के अंदर। ठीक है जी, तो उसी के ऊपर डिस्कस करना है। अब देख लेते हैं यहाँ पे बैचलर ऑफ फार्मेसी के बाद आपको जॉब करनी है या फिर आपको एम फार्म करना है। ठीक है, दोनों में से बेस्ट डिसीजन आपके लिए जो भी होगा वही मैं आपके साथ। तो यहाँ पे एम फार्म करने के बाद जैसे ही आपकी एम फार्म कंप्लीट हो जाती है, पहले तो एम फार्म करने के लिए आपको क्या करना होता है, आप इंडिया में अगर हो तो यहाँ पे जीपेट का एग्जाम होता है, जिसे देने के बाद अगर आप क्लियर कर लेते हो तो हर महीने आपको 12,400 रुपए मिलने लगते हैं। साइफन किसकी तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है जी, तो भाई ये 12,400 आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो और आसानी से अपनी एम फार्म कंप्लीट कर सकते हो किसी भी अच्छी कोर्स से। जैसे नाइपर की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 2.5 लाख पौने 3 लाख रुपए वहां लगते हैं स्टूडेंट के। अलग अलग जगह की बात है, कहीं 2.5 लाख में भी हो जाता है, कहीं ऐसा भी हो सकता है 2.25 लाख में भी हो जाए, कहीं पौने 3 लाख में होता है, लेकिन इतने में निपट जाता है। और अगर साइफन की बात करें तो जो जीपैट क्वालिफाई करने के बाद आपको मिलता है 3 साढ़े 3 लाख रुपए, 3 सवा 3 लाख रुपए मिलते हैं। तो इसके अंदर आराम से आप अपनी एम फार्म किसी अच्छे टॉप क्लास कॉलेज से कर सकते हो। लेकिन जीपैट क्वालिफाई करने के बाद आपको नाइपर का एग्जाम देना होगा और नाइपर भी क्वालिफाई करना होगा, तभी आप नाइपर से अपनी एम फार्म कंप्लीट कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। ठीक है जी, चलिए अब बात कर लेते हैं कि मैम जो नॉर्मल कॉलेजेस होते हैं वहां से अगर हम एम फार्म करें तो लगभग 1 लाख 1.5 लाख फीस होती है नॉर्मल कॉलेजेस की भी, जो कि एनआईआरएफ की रैंक में नहीं है। ठीक है, उनकी भी 1-1.5 लाख रुपए फीस होती है, तो आप वहां से कर सकते हो। तीसरी चीज जो कि बेस्ट है आपके लिए, जैसे कि पेलानी बिट्स पेलानी वगैरह जो इंस्टीट्यूट्स हैं कॉलेजेस हैं, बहुत ही सुपर है। एम फार्म अगर आप वहां से करते हो तो अब्रॉड में ही आपका प्लेसमेंट हो जाएगा आसानी से। लेकिन वहां की फीस अगर मैं बताऊं तो 5 से 6 लाख रुपए आपको लगेंगे एम फार्म करने के। कम से कम इतनी फीस आपको देनी पड़ेगी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप उसी कॉलेज से करो, बहुत बेस्ट रहेगा, सुपर रहेगा। एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करो, वहां से आप अगर कर लेते हो तो आपको आगे लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। आप अच्छा ही बोल सकते हैं पोजीशन मेंटेन करके रखोगे और अच्छा ही पोजीशन आपको जैसे ही आप एम फार्म कंप्लीट करोगे मिलेगा। ठीक है जी, चलिए बहुत हो गया डिस्कस इसके बारे में। अब अगर आप एम फार्म करने के बाद इंडिया से अपनी हायर स्टडीज करते हो तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, अगर आप फॉरेन से करते हो तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। देखो मैं ज्यादातर यहाँ पे फोकस हायर स्टडीज पे क्यों कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चा सोचता है बी फार्म कंप्लीट हो गई, अगर मैं एम फार्म कर रहा हूँ, अरे यार मेरा दोस्त तो जॉब कर रहा है, अच्छी खासी 18-20 हजार रुपए सैलरी मिल जा रही है उसे, और मैं अभी तक पढ़ाई में लगा हुआ हूँ। अब यहाँ पढ़ाई करूंगा फिर उसके बाद
आगे की पढ़ाई करूंगा उसके बाद मैं कुछ बन पाऊंगा। अगर मैं एग्जाम कर रहा हूँ तो मुझे पीएचडी भी करनी पड़ेगी, अगर मुझे किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में प्रिंसिपल ही बनना है, अगर कहीं रिसर्च के लिए ही जाना है, अगर कहीं पर साइंटिस्ट ही बनना है, तो भाई उसके लिए तो मुझे जो है वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि करनी पड़ेगी, है ना। तो उसके लिए जरूरत है, एक सेकंड बेटा, देखिए उसके लिए जरूरत है, अगर आप हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड भी जा रहे हो तो बहुत सारी चीजें वहां पे करनी होती है, बहुत सारी चीजें वहां पे होती है। लेकिन आप अगर इंडिया से भी कर रहे हो तो यहाँ पे भी आपको फेलोशिप मिलती है बहुत अच्छी खासी, 32-33 हजार रुपए मिलती है। लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उनके लिए भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पे इंडिया से अगर आप करते हो तो अगर आपने जीमेट क्वालिफाई किया है तो वो 3 साल के लिए वैलिड रहता है। उसके बाद आप नाइपर का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो पीएचडी के लिए, और वहां से आप अपनी पीएचडी कंटिन्यू कर सकते हो। और नाइपर अगर आप क्वालिफाई करके पीएचडी करते हो तो आपको एक अच्छा खासा फेलोशिप यहाँ से मिलता है, रहने के लिए रेंटल भी मिलता है। जितना भी आपका फेलोशिप होगा, फॉर एग्जाम्पल आपका फेलोशिप यहाँ पे आपको मिल रहा है 33 हजार रुपए या 31 हजार रुपए मिल रहा है, तो लगभग 6-7 हजार रुपए आपको रेंटल एग्रीमेंट के लिए भी मिलेगा। मतलब भाई आप रहने खाने का खर्चा भी आपको 6-7 हजार रुपए मिलता है, तो लगभग वही 37 हजार रुपए के समथिंग आपकी जो फेलोशिप है वो हो जाती है पीएचडी की। मतलब हर महीने आपको 37 हजार रुपए बैठे बिठाए मिल रहे हैं, लेकिन उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है, ठीक है। दूसरा जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्लियर करके भी अपना पीएचडी में एडमिशन लेते हैं और यहाँ से पीएचडी करते हैं। इसके लिए भी आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है शुरू के 2 साल। अगर आप 5 साल की पीएचडी कर रहे हैं तो शुरू के 2 साल आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगी, जो कि 31 हजार होती है। और उसके साथ उसके जो रेंटल फीस मिलती है वो भी आपको लगभग 6 हजार रुपए मिलती है, तो वही 37 हजार के समथिंग आपको मिलता है। अब फिर आप आ जाते हो सीनियर रिसर्च फेलोशिप में आफ्टर 2 इयर्स, तो उसमें आपको फिर 37 हजार रुपए जो है आपके, 35 हजार रुपए जो है आपके, वो आपको फेलोशिप मिलती है। और उसके अलावा 7-8 हजार रुपए आपको रेंटल भी मिलता है, तो लगभग वही 42-43 हजार रुपए महीना आपको पीएचडी करते हुए मिलता है हर महीने। तो सोच के चलिए कि आप यहाँ पे पीएचडी भी अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको फेलोशिप भी मिल रही है। अगर आप इसमें से 10,000-20,000 भी खर्च करते हो महीने का, तो लगभग आप 30 हजार रुपए 25 हजार रुपए आसानी से सेविंग कर सकते हो। और 5 साल बाद आपके पास कितनी सेविंग्स होगी आप खुद जोड़ के देख लो, अंदाजा लगा लो। हर महीने 25 हजार अगर आप सेव कर रहे हो तो लगभग आपके पास 5 साल बाद 10 से 15 लाख रुपए सेविंग आराम से हो जाएगी। 10-12 लाख रुपए आराम से आप सेव कर लोगे खूब खर्च करके भी। अभी आप स्टूडेंट हो तो घर से भी कोई प्रेशर आपके ऊपर होगा नहीं कि घर भी खर्च भेजना है, घर भी भेजना है। तो अगर आप 45 हजार रुपए में से घर पे 5,000-7,000 भेज भी देते हो खर्चे के लिए, अपना भी निकाल लेते हो 15,000, तो फिर भी आप 20,000 सेव कर रहे हो। तो इसलिए आप आफ्टर 5 इयर्स आपके पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है जी। चलिए ये हो गया। उसके बाद कोई भी एंट्रेंस एग्जाम किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का खुद का जो पर्सनल एंट्रेंस एग्जाम होता है, आप वो देके भी पीएचडी कर सकते हो, वहां भी आपको फेलोशिप मिलेगी अगर आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हो। फिर आता है इंटरव्यू। देखिए क्या होता है इंटरव्यू, किन स्टूडेंट्स का होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ रिसर्च सेंटर्स होते हैं जाके जहाँ पे कंटिन्यू रिसर्च चलती रहती है, जैसे कि नाइपर हो गया। वहां पे जो टीचर्स जो होते हैं ना वो सारे साइंटिस्ट लेवल के होते हैं, कि भाई वो लोग रिसर्च करके और अब्रॉड से आके यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, मतलब बेस्ट टीचर्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो उनके दिमाग में तो हर टाइम रिसर्च ही चलती रहती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स वहां से डायरेक्टली ले लिए जाते हैं जो कि कुछ अच्छा कर रहे हो, है ना। उनको डायरेक्टली इंटरव्यू करवा के उन्हें सीधा पीएचडी में एडमिशन करवा दिया जाता है, ना कोई एंट्रेंस एग्जाम ना कुछ, सीधा इंटरव्यू हुआ और पीएचडी में आपका एडमिशन हो गया। फेलोशिप यहाँ भी सेम रहेगी, ठीक है जी। चलिए, तो ये इतने सारे आपको फायदे मैंने बता दिए हैं अगर आप हायर स्टडीज के साइड जाते हो। अगर आप जॉब कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप जॉब के साइड जा रहे हो और जॉब करके आप 18,000 महीने का भी कमा रहे हो, है ना, तो क्या आपके पास, मतलब यहाँ तो भी आप स्टूडेंट हो, कुछ करना नहीं पड़ रहा, सारी चीज मिल रही है और फिर भी आप 45,000 महीना का पा ले रहे हो घर बैठ के। और यहाँ पे अगर आप 18,000 की जॉब पे गए हो बी फार्मा के बाद, तो आपके पास डिग्री तो बी फार्मा की रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि एमफार्म भी आप हो जाओगे, पीएचडी भी घर बैठे हुए हो जाओगे, नहीं। अगर आप 18,000 कमा रहे हो तो लगभग आपको 3-4 साल अपने देने पड़ेंगे उस 18-20,000 के अंदर ही। और पता चला कि 5 साल बाद भी आपकी सैलरी जो है वो हुई है 25,000 या फिर 26-27,000, 5 साल अपनी लाइफ के देने के बाद। अब इसमें आप जॉब भी कर रहे हो, घर वालों की भी उम्मीद है आपसे रहती है, बहुत सारी चीजें, जॉब कर रहे हो तो फिर शादी वादी भी हो जाएगी और खर्चे 4 गुना हो जाएंगे। तो क्या आप इस जॉब के थ्रू 5 साल बाद 10 से 12 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? आपके पास बचत होगी 10-12 लाख की? नहीं होगी, हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी कीमत पे आप नहीं कर पाओगे, ठीक है जी। तो चलिए ये सारी चीजें होगी। अब बात कर
लेते हैं नेक्स्ट। देखिए अब्रोड से अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पे तो लगभग आपको मुझे लगता है 1,20,000 रुपए आपको फेलोशिप मिलती है पर मंथ। 1,20,000 30,000 भी मिलती है कॉलेज यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, ये डिसाइड होता है। देखिए मुश्किल है अब्रोड जाना, ठीक है, वहां से पीएचडी करना, उसके एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना, लेकिन नामुमकिन नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ नाम है जिन टेस्ट को क्लियर करके आप जा सकते हो। इसमें फर्स्ट है जीआरई, सेकंड है टॉफल, थर्ड है आइलेट्स, और फिर जो फोर्थ है वो है डायरेक्ट एडमिशन भी आपका हो जाता है। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं भाई, अगर आपने कुछ रिसर्च पेपर्स पब्लिश करके रखे हैं, आपका जो बोल सकते हैं स्टेटस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, आप बहुत इंटेलिजेंट है, आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, तो आपका डायरेक्ट भी एडमिशन हो जाएगा। वहाँ के जो प्रोफेसर होते हैं वो डायरेक्टली आपको कॉल कर लेंगे, ठीक है जी। चलिए तो ये होता है, और इसका कंप्लीट प्रोसीजर क्या है जानना चाहते हो, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, उसके रिगार्डिंग में मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। आई होप आपको समझ में आएंगी सारी चीजें, ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट वही चार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें कि आपको डिफरेंशिएट पता चल जाएगा कि भाई कौन कौन सी स्टडीज करके हम किस किस सेक्टर में जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आपको साइंटिस्ट बनना है, ठीक है, अगर देखो अगर हायर स्टडीज की हम बात करें तो बी फार्म करने के बाद आप हायर स्टडीज में अगर जाना चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो तो नहीं कर पाओगे, है ना। और अगर आपको जैसे कि ये है फेलोशिप वगैरह लेनी है, स्कॉलरशिप साइफन जो मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर आपने जीमेट क्वालिफाई किया है तो आपको डेली कंटिन्यू कॉलेज जाना पड़ेगा, साइफन लेना है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप जॉब भी कर रहे हो और साथ ही साथ उधर से एम फार्म का फॉर्म डाल दिया, है ना, ऐसा होता है ना, इंडिया में एम फार्म का फॉर्म डाल दिया और बस चल रही है एम फार्म, ऐसे ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए तो हायर बी फार्म वाला कैंडिडेट के लिए तो नो है भाई, आप अगर करना चाहते हो तो ही कर पाओगे, जॉब के साथ तो नहीं कर पाओगे। उसके अलावा एम फार्म वाला बंदा आराम से पीएचडी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइंटिस्ट की अगर हम बात करें तो कोई बी फार्म कैंडिडेट को प्रेफरेंस नहीं देता है, ना ही आप वहां पे जा पाओगे। अगर जाओगे तो कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस आपको लगेगा, तब उसके बाद आप जा सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ एम फार्म वाला बंदा अगर अच्छी रिसर्च वगैरह उसने की हो, है ना, कुछ उसके जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, रिसर्च पेपर्स वगैरह हो वो उसके पास हो, है ना, और बहुत सारे पेपर पब्लिश किए हों उसने, तो इस तरीके से एम फार्म वाला बंदा आसानी से साइंटिस्ट बन सकता है। एकेडमिक्स की बात करें तो बी फार्म वाला बंदा एकेडमिक्स में नहीं जा सकता है, अगर जाएगा तो वो डी फार्म के कॉलेज में जाएगा। और अब तो एक्सपीरियंस दे दिया है कि 2 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए उस कैंडिडेट को जो कि डी फार्म के बच्चों को पढ़ाएगा। डायरेक्टली बी फार्म करके आप डी फार्म के स्टूडेंट्स को भी आप नहीं पढ़ा सकते हो, तो ये अपॉर्चुनिटी भी आपकी खत्म हो गई। एकेडमिक्स में भी आप डायरेक्टली नहीं जा सकते हो, 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। लेकिन एम फार्म करके आप बी फार्म के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकते हो, डी फार्म को तो पढ़ा ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा आ जाता है नेक्स्ट क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में एम फार्म वाला भी जा सकता है, बी फार्म वाला भी जा सकता है। अब मैम दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या सैलरी में डिफरेंशिएट होता है, तो यही 3 ऐसे फील्ड है, 3 ऐसे सेक्टर है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जहां पे एम फार्म और बी फार्म को मतलब लगभग सेम कर दिया जाता है। बी फार्म करके जाओ तब भी आपको उतनी सैलरी मिलती है, एम फार्म करके जाओ तब भी उतनी मिलती है। लेकिन एक डिफरेंशिएट यहाँ भी हो जाता है कि जब 2 साल का एक्सपीरियंस आपको हो जाता है या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो जो प्रमोशन मिलता है वो ज्यादातर जो हायर स्टडीज करके आया है, एम फार्म वगैरह करके आया है, उसे ज्यादा जल्दी मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपको एक पॉइंट पे आके लगता है कि यार काश मैंने एम फार्म कर लिया होता तो ये प्रमोशन आज मुझे मिलता है। इस तरीके का कहीं ना कहीं ड्रॉबैक हो ही जाता है, क्योंकि पढ़ाई हमेशा काम आती है, बेकार नहीं जाती है, कहीं ना कहीं काम जरूर आती है, ठीक है जी। तो क्वालिटी कंट्रोल हो गया। एक सेकंड, ठीक है जी। सो अगर हम बात करें क्वालिटी एश्योरेंस की तो उसमें भी सेम है, यहाँ एम फार्म वाला भी जा सकता है, बी फार्म वाला भी जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं, ठीक है जी। चलिए उसके अलावा प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ भी बी फार्म वाला भी एम फार्म वाला भी, मैंने जैसे कि आपको बताया ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जहां पे ज्यादा डिफरेंशिएट सैलरी में नहीं आता है, लेकिन कुछ टाइम बाद जब प्रमोशन की बात आती है तो एम फार्म वाले बंदे को ज्यादा जल्दी प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू बी फार्म। तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं लगेगा, एक दुख होगा थोड़ा सा, बस इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है। उसके बाद क्लिनिकल रिसर्च की बात करें तो बी फार्म वाला कैंडिडेट वहां नहीं जा सकता है, लेकिन एम फार्म वाला आसानी से जा सकता है क्लिनिकल रिसर्च वगैरह के लिए, जहाँ पे वैक्सीन वगैरह का रिसर्च होता है, वैक्सीन वगैरह बनती है वहां पे। उसके अलावा फार्माकोविजिलेंस, फार्माकोविजिलेंस में क्या होता है, एम फार्म वाला तो जा ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार
बी फार्म वालों को भी कंसीडर कर लिया जाता है। फार्माकोविजिलेंस एक इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है हर एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। अगर फार्माकोविजिलेंस नहीं है तो वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो वैरी ही नहीं करेगी। कहने का मतलब है ये एक ऐसा सेक्टर होता है भाई जिसमें कि जैसे कोई ड्रग है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने कोई ड्रग बनाई, बनाने के बाद वो मार्केट में चली गई और वहां पे उसका कोई एडवर्स इफेक्ट या फिर कोई टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो वो इसी वाले सेक्टर में आता है, फार्माकोविजिलेंस में आता है और यहाँ पे उसकी कंप्लीट रिसर्च होती है। नेक्स्ट ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, इसमें बी फार्म वाला नहीं जा सकता लेकिन एम फार्म वाला जा सकता है। साइंटिफिक ऑफिसर की अगर बात करें तो इसमें भी बी फार्म वाला नहीं जाता है, एम फार्म वाला जा सकता है। फार्मासिस्ट की, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की बात करें तो बी फार्म वाला भी जा सकता है, एम फार्म वाला भी जा सकता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, फॉर एग्जांपल आपने मन बना लिया कि गवर्नमेंट के अलावा कुछ करना ही नहीं है, जहां भी वैकेंसी आएगी वहीं पे वो निकालनी है, तो आप इसके लिए बी फार्म भी करें, बल्कि मैं तो बोलूंगी कि आप इसके लिए डी फार्म भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है। उसके अलावा जैसे ड्रग इंस्पेक्टर, इसमें भी बी फार्म कैंडिडेट भी एप्लीकेबल है, एम फार्म भी एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ भी प्रमोशन की बात करें अगर या फिर एक्स्ट्रा जो बोल सकते हैं एक तरीके से प्रेफरेंस जो मिलती है वो एम फार्म वाले को ही मिलती है, लेकिन हाँ बी फार्म वाला भी यहाँ आसानी से कम्पीट कर सकता है एम फार्म वाले को। नेक्स्ट मार्केटिंग, अगर आपको सेल्स एंड मार्केटिंग में ही जाना है तो इसके लिए भी मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप बी फार्म ही करें, आप एम फार्म को ज्यादा प्रेफरेंस ना दें, बिकॉज अगर आपको इसी सेक्टर में जाना है सेल्स एंड मार्केटिंग, वहां पे एम फार्म और बी फार्म का कोई ज्यादा बड़ा क्राइटेरिया नहीं होता, बस आपकी वे ऑफ टॉकिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको सामने वाले को समझाना अच्छे से आना चाहिए, तो आप अगर बी फार्म कैंडिडेट भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके, चलेगा। उसके बाद प्रोडक्ट मैनेजर की अगर हम बात करें तो बी फार्म वाला यहाँ पे नहीं होगा एलिजिबल, एम फार्म वाला होगा। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो बी फार्म वाला भी जा सकता है, एम फार्म वाला भी जा सकता है। समझ रहे हो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? आप अपना होलसेल, रिटेल या फिर आप खुद का प्रोडक्शन करना चाहते हो या फिर आप खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहते हो, कहने का मतलब है बिजनेस स्टार्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो एग्जैक्टली आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, जैसे कि मैंने सारे डिफरेंसेस आपको बता दिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाके प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा विच इज बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल, जहाँ पे आपको बी फार्म के कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे। डेली लाइव क्लासेस भी हमारे कोर्सेज के अंदर चल रही है। वहाँ पे आपको एक शॉर्ट्स का ऑप्शन भी मिलेगा जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए वो सारे शॉर्ट वीडियोज अवेलेबल है, जहां से आप अपने काफी टॉपिक्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।